ये एक बात बताता हूँ, ये जो वैल्यूएशन रूल्स है मोर और लेस सेम जो है ना, ये रूल नहीं, सेक्शन 15(1), 15(1) और 15 152 और 153 वो सेम आपका कस्टम में भी है। मतलब आप अगर जीएसटी का वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं ना तो कस्टम भी कवर हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं कस्टम पढ़ाऊंगा, लेकिन उस टाइम आपका सेम ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वैल्यूएशन सेक्शन 14 है वहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यूएशन प्लस ये माइनस ये। ठीक है, पढ़ता हूँ। तो सर रूल 30 और 31 क्या बोलता है? बोलता है कि सर आपको मैंने ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया? पहले देख लो ओपन मार्केट वैल्यू में क्या है। दूसरा ऑप्शन दिया क्या पैसा मिला प्लस क्या एक्सचेंज में आपने दिया, उन दोनों को जोड़ दो। तीसरा ऑप्शन दिया कोई सेम काइंड का पता करो कहाँ है। कौन बोल रहा है? ये डिपार्टमेंट बोल रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है, पता करो क्या है। तो सर आप कहीं नहीं फॉल कर पाए। इन दैट केस मेरे पास पावर है आपका वैल्यूएशन करने का गुड्स का एज पर रूल 30 और 31। 30 क्या बोलता है? आपके पास कहाँ प्रिंटर था ना? बोला हाँ। किससे खरीदा था? बोला सर एक मेरा एक है मैन्युफैक्चरर है प्रिंटर का, मैंने उससे खरीदा था। आप जाइए उससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांग के लाइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस जो डायरेक्ट लेबर वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, प्राइम कॉस्ट आया, फिर डायरेक्ट लेबर वेजेस आया, फैक्ट्री ओवरहेड आया, लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। यही तो है ना? तो उसका हर मैन्युफैक्चरर का एक तो कॉस्ट शीट बनता होगा, तो वो कॉस्ट शीट लेके आइए। मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना चाहता हूँ क्या है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसका इंटू 110% करेंगे तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आ रहा समझ में? निकालना नहीं पड़ेगा, आपको नहीं निकालना है, लेके आना है। आ रहा समझ में? अब बात बताइए, आप ही मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है? आप ही मैन्युफैक्चरर हैं, आप देंगे क्या मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कोई अपना कंपनी का कॉस्ट देना चाहता है क्या? कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, कोई नहीं देना चाहेगा। हम कितना में बेच रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है? फिर आपको मैं कॉस्ट दे दूं तो प्रॉफिट पता चल जाएगा ना, कितना कमा रहा है सबको पता चलेगा कितना कमा रहा है। इसमें तो बहुत मार्जिन है भाई। आ रहा समझ में प्रैक्टिकली? लेकिन है ऐसे ही बोले ले, तो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल 30 बेस्ड ऑन वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विस। ठीक, आ रहा समझ में? ओके। बोले सर नहीं दे रहा, वो नहीं देगा ना? नहीं दे रहा है, बोला ठीक है। तो ठीक है, आपको 30 नहीं दिख रहा है तो आप 31 में आ जाओ। हाँ सर 31 करवा लीजिए, वो तो दे नहीं रहा है, बदमाश है। 31 क्या बोलता है ना? बीजीए बी ए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या मेथड बता दो, मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए। किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर, कि मैं बताऊंगा। अब आप जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल दें कि आप वैल्यूएशन निकालो, क्या वो 50,000 का जो प्रिंटर था वो 70,000 नहीं निकालेगा? निकालेगा ना? आप समझो अपने, मतलब कि आप समझो कि आप डिपार्टमेंट का सम फेस कर रहे हो। जो 50,000 में बिक रहा है तो वो तो कभी ना कम करके नहीं निकालेगा ना, वो तो हमेशा हायर एंड देखेगा। वो देखेगा इसका ऐसा जैसा प्रिंटर कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ये तो कहीं इंडिया में मिल नहीं रहा है, इंडिया में मिलता तो वो इस पे आ जाता। ठीक है, वो पता किया जापान में मिल रहा है ऐसा, ठीक है? जापान में मिल रहा है ऐसा, या यूएस में मिल रहा है ऐसा, ठीक है? तो यूएस में कितना का मिल रहा है?
तो बोला कि $100 का मिल रहा है, $100 का। अच्छा, अब यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ रहा है, लाने का होने का, तो ये 110 पड़ रहा है, आता ना, इम्पोर्ट पड़ेगा, ये आएगा, ये वो कैलकुलेशन कर रहा है अपने मन में, ठीक है। संडे को बैठ गया है, ठीक है, एकदम चना भुजिया ले लिया है ओके, लाएंगे। हम सोचो यूएस गए, वो प्रिंटर लेके आए, यहाँ पे लाया, शिप में कस्टम वस्टम निकाला, कस्टम को पैसा भी देना पड़ता है ना, नहीं छोड़ा था इस महीने, इस सेमेस्टर इसी में है, $110। अब यूएस डॉलर का रेट क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई डॉलर का रेट? 91 सर, 91 चल रहा है क्या? 91 तो चल रहा है, लेकिन सोचो हम क्या करेंगे, 91 नहीं रहता, हम 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। कितना आ रहा है ये? 11,510 कर देते हैं। कितना आ रहा है ये? 550 कर देते हैं। कितना आ रहा है? 55,000। ओके, वो वैल्यूएशन कर देगा 55,000 का। अब समझ में आ रहा है मैं 55 क्यों कर दिया था? निकालना पड़ेगा ना 50,000, समझ आ रहा है ना? तो वो ऐसे निकालेगा अपना मन से, खुद से ला देते तो 50,000, नहीं तो अपना वैल्यूएशन बढ़ा के वो 55,000 कर देगा। अरे समझ में क्यों? और कोर्ट अगर आपको लग रहा है कि क्या लग रहा है कि सर ये तो बंदा संडे को निकाला है पक्का, वो भी शाम को, संडे को निकाला है, फिर शाम को निकाला है, तो आप चाहे तो इस पे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट आप गए, लोअर कोर्ट गए, ट्राइब्यूनल गए, तो ऐसा नहीं होता उन लोग का भी। अगर आपको जज को ऐसा लगा, जज से पूछेगा क्या भाई कैसा निकाला था, तो बोलेगा यार कैसे निकालेगा, यहाँ पे तो बैठ के नहीं बता सकता है, वो खुद एक्सेल में टाइप करके निकालेगा, तो जज को दिखेगा कि हाँ ये रीजनेबल बेसिस नहीं है, अननेसेसरी। अभी 91 का डॉलर चल रहा है, वो झूठ मूठ का 100 कर दिया है, ठीक है, वो 100 कर दिया तो नहीं मानेगा। दूसरा बात ये बोला $100 ये बोल रहा है, वो तो सबसे हाईएस्ट हर जगह मिलता होगा, वो सबसे हाईएस्ट पकड़ लिया है, तो भी मतलब थोड़ा सुनवाई हो जाता है, ऐसा मतलब है। वो सेक्शन 31 का बात कर रहा हूँ, रेसिडुअल मेथड, ठीक है। तो सर दो सेक्शन क्या है, सेक्शन 30 और सेक्शन 31। 30 क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 31 क्या बोल रहा है, आपका रेसिडुअल मेथड। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट में असेसमेंट कौन करेगा, ऑफिसर करेगा। क्लियर है? ये क्लियर है? 27 मैंने 27 के बाद 30 31 ही बता दिया है, लेकिन क्यों बता था कि ये 30 31 सब में आएगा, हर केस में आएगा। क्लियर है? सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, अदर देन एजेंट, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सर अभी फैमिली वाला आ गया, फैमिली वाला आ गया लेने के लिए गुड्स, या फिर मेरा ब्रांच में ट्रांसफर करना है, उस दैट केस मैंने बोला था वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा, तो वो 15(1) नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, रूल 28 लगेगा। क्लियर है? रूल 28 में क्या बोलता है, वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। सबसे पहले देखो प्रेफरेंस दिया है ओपन मार्केट वैल्यू को, पता करो ओपन मार्केट वैल्यू में क्या अंतर है उसका। फिर सप्लाई सेम काइंड, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, कि पता है कि रिलेटेड पर्सन कभी कंसिडरेशन देगा नहीं, है कि नहीं। मैं अपने ब्रांच में ट्रांसफर करूंगा, वहां से पैसा थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना, सिर्फ बुक्स में एडजस्टमेंट लग जाएगा कि यहाँ का स्टॉक यहाँ चला गया, सेल थोड़ी ना है, वो स्टॉक मूवमेंट है। क्लियर है? तीसरा रूल 31 32 सॉरी 30 31। क्लियर है? लास्ट ऑप्शन दिया है, ऑप्शन टू वैल्यू, ऑप्शन टू द सप्लायर, सप्लायर को ऑप्शन दिया है टू सोल्ड एज सच बाय रेसिपिएंट, वैल्यू इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट टू
अनरिलेटेड पर्सन, मतलब कि आप जितना अनरिलेटेड पर्सन को चार्ज करते थे उसका 90% चार्ज कर दीजिए उससे। मतलब कि आप अनरिलेटेड पर्सन को कितना 1 लाख में बेचते थे ना, उसका 90%, 90% मतलब कि 90,000 पे आप वो दे दीजिए। आ रहा समझ में? क्लियर? तीसरा अब बोला है कि रिस्क, अगर आप सोचो आप अगर सोचो ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है, यहां से यहां गुड्स गया, कौन सा रूल लगेगा? रूल 28 लगेगा। आ रहा समझ में? रूल 28 लगेगा। पहले ये बोला कि बोलो ब्रांच को बोला कि तुम ये जो पर्सन है ना अनरिलेटेड पर्सन, उसको कितना चार्ज करता था? सर मैं उसको 5 लाख रुपया चार्ज करता था। ठीक है, 5 लाख रुपया, तो ठीक है, ये 5 लाख का 90% कितना? 4,50,000 रुपया का गुड्स वैल्यू चार्ज कर दो इसके। क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद क्या बोला? पहला बात तो ओपन मार्केट वैल्यू बोला, फिर दूसरा बात सेम लाइक गुड बोला, तीसरा क्या बोला? रूल 30 और 31, चौथा क्या बोला? 5 लाख का ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ऑप्शन है। ठीक है, अभी क्या है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आते हैं वैट पे, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी में क्या किया ना कि गुड्स अगर एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जाएगा तो वो टैक्स लग जाएगा। इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरा एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच जा रहा है, टैक्स मतलब मैं असम में हूँ, मैं गुड्स कहाँ भेज रहा हूँ? कलकत्ता, टैक्स कौन देगा? असम, है ना? डिस्टिंक्ट पर्सन असम। आप सोचो जो गुड्स मैंने असम में भेजा है वो वहां पे यूज नहीं हुआ है बाय एनी रीजन। अभी क्या है ना कि वहां से वापस शायद असम आ रहा है, यूज नहीं हुआ, फिर वहां से टैक्स, वहां से कुछ मूव होगा असम, टैक्स। अब वहां से दिल्ली वाला बोला भाई गुड्स भेज दो, फिर मैंने दिल्ली भेज दिया, क्या? फिर टैक्स। तो सर ये जो चीज हो रहा था ना इंटर मूवमेंट गुड्स का विद इन द सेम ब्रांच, वो टैक्स नहीं था किसमें? वैट में। वैट में ऐसा कोई टैक्स नहीं था, एक फॉर्म देना पड़ता था, फॉर्म आप गुड्स के संग भेज दीजिए, वो कोई भी ऑफिसर अगर बीच में चेक कर लिया तो फॉर्म दिखा दो, ओके, फॉर्म देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये इंटर ब्रांच है, इट इज नॉट सेल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हटा ही दिया जीएसटी से, ये जीएसटी से कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, बोले ये सब कोई फॉर्म हम नहीं मान देंगे, जितना बार लेंगे उतना बार टैक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ ना, मार्केट थोड़ा गुस्सा आ गया इसके लिए, मार्केट गुस्सा आ गया। मार्केट क्या बोल रहा है? अरे आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मेरा ब्रांच है, मैंने एक जगह गुड्स ले लिया, ठीक है, अब मेरा ये तो बिजनेस रिक्वायरमेंट है ना, हम कहाँ भेजे और कितनी बार भेजे और किसको भेजे, हम बेच तो नहीं रहे ना। आप टैक्स लो बेचने पे, सेल पे टैक्स लो, हर समझ में, सेल पे टैक्स लो, अब मूवमेंट पे क्यों टैक्स ले रहे हैं? इंटर ट्रांसफर पे क्यों टैक्स ले रहे हैं? सेल पे टैक्स लो। तो बोला कि सर आप सेक्शन 7 पढ़ के आइए। कौन बोल रहा है? जीएसटी वाला, ठीक है, सेक्शन 77 पढ़ के। सेक्शन 7 में क्या है? सप्लाई पे टैक्स है। सप्लाई मतलब सप्लाई इंक्लूड STDBLERR, ठीक है, उसमें ट्रांसफर भी है, देख लो, तो आप ट्रांसफर करा ना उस पर भी टैक्स है। बोले सर आप क्या गजब करते हैं। तो आप जो मोदी बोल रहा था ना, एक नेशन एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, याद है? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स,
तो क्या वन नेशन वन टैक्स, एक चीज को मल्टीपल टैक्स कर रहे हैं आप, ठीक है। एक ही बार टैक्स लो, हम परचेज किए तब टैक्स लो, सेल किए तब टैक्स लो। तो ये ना बिजनेसमैन वाले लोग ना बहुत गुस्सा आ गए इसको लेके। तो गया रिप्रेजेंटेशन किसके पास, मिनिस्ट्री के पास, काउंसिल के पास, कि सर इसको थोड़ा देखिए। तो ये वाला क्या बोला गया ना उसको, ब्रांच को, अरे भाई आप इसको सेल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं ना, किसको कर रहे हैं गुड्स ट्रांसफर, हेड ऑफिस को। आपने कितना का गुड्स ट्रांसफर किया है, 5 लाख का, और आपसे वो टैक्स कितना का मांग रहा है, 18%, 90,000। ये तो आपका टैक्स है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये है ना। अब मैं ये बोल रहा है कौन, जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको तकलीफ क्यों हो रहा है। अरे कितना 9 लाख कर दिए क्या, ठीक है, तो वो भावनाओं को समझ गई ना। हाँ हाँ। अब जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको तकलीफ क्या है, इस चीज का तकलीफ है कि हमको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, आप टैक्स दो अभी, ठीक है, दे के आप यहाँ पर इसका आईटीसी ले लो। इसके पास जो इनवॉइस आएगा ना, ये तो आप सेल कर, वो मांग रहा है, इसको सेल है ना, सप्लाई है, तो यहाँ पे ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। आ रहा समझ में, इशू करेगा, और ये टैक्स इनवॉइस इसको भेज देगा। इसके पास भी आ गया टैक्स इनवॉइस, इसमें 5 लाख और 90,000 दिखेगा उसको। वो बोल रहा है नहीं, इसका आईटीसी ले लो आप। आईटीसी ले लो मतलब क्या है, मतलब इसका बेनिफिट ले लो आप, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि अब मुझे हेड ऑफिस से हमको हेड नहीं, आप बोल रहे हैं कि आपको हेड ऑफिस से भी गुड्स भेजना है। हेड ऑफिस कहाँ पे है, सोचो ये ब्रांच था कोलकाता में, मैंने एग्जांपल के हिसाब से, और ये हेड ऑफिस था आसाम में, यही तो था ना। आपको आसाम से गुड्स भेजना है, सोचो दिल्ली भी, समझ में आ रहा है ना, दिल्ली भी भेजना है, तो दिल्ली के लिए भी आप टैक्स इनवॉइस मांग रहे हैं आपसे, आप तो टैक्स इनवॉइस मांग रहे हैं। तो आप एक काम करो, इसको 5 लाख, इसको भी टैक्स इनवॉइस दे दो, कितना 90,000 का, 90,000 का टैक्स इनवॉइस दे दो, तो इसको भी मिल जाएगा कितना 5 लाख, और यहाँ 90,000 आ जाएगा, इसके पास भी, दिल्ली के पास भी आ जाएगा ना। अब सर ये आपको पेमेंट करने बोलेगा ना, बोलेगा ना, तो आप एक काम करो ना, ये जो आपका जो आउटपुट लायबिलिटी है ना, उसको संग इसके संग आप सेटअप कर दो आईटीसी के संग। समझ में आ रहा है आपको। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो पैसा जो यहाँ से जाने वाला था ना, नहीं गया। आ रहा समझ में, आपने यहाँ पे टैक्स दिया, यहाँ बेनिफिट ले लिया, फिर आपने यहाँ टैक्स दिया, यहाँ बेनिफिट ले लिया। समझ में आ रहा है। और जितना चीज हो रहा है वो तो सेम ही कंपनी के अंदर के पैन में है ना, तो इंटर ब्रांच है, सेम पैन है, तो घुमा के देखा जाए आपका तो हर एक जगह टैक्स दे रहे हैं, एक जगह बेनिफिट ले रहे हैं, एक जगह टैक्स दे रहे हैं बेनिफिट, और लास्ट में आप दिल्ली से सोचो कोई कस्टमर को सेल करेंगे, तो उसमें तो भाई आप उसको सेल कर दो, इसमें तो आपको फिर कस्टमर बेनिफिट लेगा, आपके यहाँ से जो बेनिफिट आ रहा था खत्म हो गया। क्लियर है। तो बोला गया कि कस्टमर बेनिफिट ले लेगा। तो अब बात हुआ कि सर आपने तो एक बोला था ना क्या प्रोविजन 90%, तो आपका 5 लाख था, फिर यहाँ पे आप बोले थे 90%, तो 4,50,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 90%, तो धीरे धीरे तो मेरा आईटीसी ब्लॉक होते जा रहा है ना। आ रहा समझ में। यहाँ पे मैंने 90,000 का जीएसटी दिया 5 लाख के ऊपर, फिर इसको सेल करूंगा कितना 4,50,000, उसका कम जीएसटी दूंगा, फिर यहाँ पे आपका कम जीएसटी दूंगा, धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, तो मेरा ये तो बेनिफिट कम होता जाएगा, वैल्यू कम बेनिफिट कम। तो बोलेगा अच्छा तुमको इसमें भी प्रॉब्लम है, मैं ये रूल में लिख देता हूँ
कि ऐसा कभी कोई केस होगा कि जिसमें एक सेलर जो इंटर ब्रांच ही है, जो एक सेंडर जो गुड्स दे रहा है और उसका आईटीसी दूसरा बंदा ले पा रहा है, उस दैट इन दैट केस हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपका वैल्यू कहाँ से आया, जो वैल्यू डालेंगे वही हो जाएगा। अरे समझ में क्लियर है? मतलब कि सर आप 5 लाख डालना हो तो 5 लाख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1 लाख भी डालना हो तो 1 लाख भी डालो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले सर 1 लाख क्यों डाल दे, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप 1 लाख भी डालोगे तो उसका बेनिफिट 1 लाख तक ही लोगे ना। यहाँ पे आप तो हर जगह से जो भी आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे आप यहाँ पे बेनिफिट लेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे यहाँ पे बेनिफिट लेंगे। तो इनडायरेक्टली पेमेंट बेनिफिट तो हमेशा करते रहेंगे एक दूसरे से। आज समझ में क्लियर है? सर हम अभी मैडम को मैंने गुड्स दे दिया, सब हम लोग एक ही ब्रांच के एक ही कंपनी के अंडर में आते हैं। मैंने मैडम को गुड्स दे दिया, ये लो गुड्स 5 लाख रुपए का, मैडम ले ली, ठीक है। अब उसमें से 90% का क्लॉज आ गया, तो उसमें से मैडम ने 10,000 निकाल के इसको दे दिया, 90% निकाल के। तो मेरा जब 10% निकला वैल्यू ऑफ सर्विस से, तो 10% तो आईटीसी से भी निकल जाएगा ना, तो बेनिफिट तो कम हो गया मेरा। पेमेंट मैंने दे दिया 5 लाख पे, लेकिन फिर आपका बेनिफिट कम हो गया। इन दैट केस वो बोला गया कि सर आप ऐसा जब जो भी ऐसा अगर केस है जो आप मैंने सेल किया, आप आईटीसी ले लेंगे, आपने फिर इसको ट्रांसफर किया अपने ब्रांच में, ये आईटीसी ले लेंगे, फिर आपने किसी और को ट्रांसफर किया, वो भी आईटीसी ले लेगा। ऐसा कोई केस में हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करेंगे कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसा है, जो लिख देंगे वही वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? जब नहीं मिलेगा आईटीसी तब आपका 90% का क्लॉज स्टार्ट होगा। नहीं मिलेगा जैसे कि क्या हुआ, कैसे नहीं मिलेगा, अब ये बताओ, ये कहां से आएगा कि नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? अब जैसे कि मैंने एक मशीन भेजा, किसको? आपको भेजा, ब्रांच को, मैंने ब्रांच को भेजा, लेकिन वो मशीन क्या किया ब्रांच वाले ने, बाद में सेल नहीं किया, वो क्या किया कि दूसरे को गिफ्ट में दे दिया। गवर्नमेंट बोल के रखा है कि आईटीसी मिलेगा, लेकिन आईटीसी मिलने के लिए आपको आगे सेल करना पड़ेगा, तब आईटीसी मिलेगा आपको। आप अगर गिफ्ट में दे देंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बंदा ने गिफ्ट दे दिया मशीन, ठीक है। जब गिफ्ट दे दिया, इन दैट केस उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन दैट केस आप ये कोई भी लिख दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा, वैसा कोई केस नहीं होने वाला। आपको ओपन मार्केट वैल्यू पे ही बेचना पड़ेगा गुड्स। ओपन मार्केट वैल्यू लाइक इन काइंड या 90%। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? समझा पा रहे हैं? मैं समझा पा रहा हूँ, मैं सॉरी। ठीक है, सर देखो, रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर आईटीसी, इनवॉइस वैल्यू इक्वल टू ओपन मार्केट। हम लोग इनवॉइस वैल्यू हम लोग मान लेंगे वही ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो इनवॉइस का वैल्यू रहेगा हम मान लेंगे वही ओपन मार्केट वैल्यू, यही हम मान लेंगे कि यही है। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि हमको पता है कि आप जितना भी वैल्यू डालोगे उस पर वहाँ पे उसका आपका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, तो मैं इसको क्वेश्चन क्यों करने जाऊँ? मेरा आपका इंटेंशन, मेरा डिपार्टमेंट बोला मेरा इंटेंशन नहीं है गुड्स पे आपका ट्रांसफर पे जीएसटी लगाने का, मेरा इंटेंशन नहीं है। लेकिन क्या करें, कुछ कुछ लोग चोर होते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रांच ट्रांसफर है, बाद में जाके सेल कर देते हैं, तो मुझे इस पे भी जीएसटी लगाना पड़ा। कौन बोल रहा है? डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो पानी पी गया था।
रूल 27 समझ में आया, रूल 28 समझ में आया, लेकिन सर घर पे जाकर पढ़ना, नहीं तो भूल जाओगे जो जो मैंने बोला। ठीक है, मैंने आपको छोटा में करके यहाँ लिख दिया, बड़ा में करके आपके कॉपी बुक में है, और आपको बड़ा में भी चाहिए तो मैं भी, मेरे पास है, ये सही है। ठीक है सर, आपने किसी एजेंट के थ्रू भेजा, आपने किसी एजेंट के थ्रू गुड्स भेजा, तो जो आप एजेंट को भेजेंगे, जो आप एजेंट को भेजेंगे वो तो पक्का है कि आप जानबूझ के, या तो आपका एजेंट पैसा नहीं देगा ना, आपका कस्टमर देगा, तब हो सकता है उसमें कुछ मिलावटी कर सकते हैं। एजेंट के थ्रू क्या है, वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग, ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, सेम में सबसे पहले प्रेफरेंस जो दिया है ओपन मार्केट वैल्यू, और 90% ऑफ द चार्ज, ये वाला बोला है, कहाँ गया ये वाला, अनरिलेटेड पर्सन को कितना पे में बेचते थे उसका 90%। नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला, नहीं ठीक है, रूल 30 और 31 ये तो बहुत खतरनाक है कि नहीं, वो यहाँ तक ही समझ जाएगा कि हाँ हाँ हमको समझ में आ रहा है, हम कुछ करते हैं, समझ में आ रहा है। मम्मी लोग नहीं वैसे रोटी बनाती थी, समझ में आ रहा है ये बेलन को, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, तो समझ लो बेलन है। क्लियर है, रूल 30-31 मैंने आपको बता दिया 29 के बाद। देखो गवर्नमेंट लेके आई 31 ए, लॉटरी वाले लोग के लिए सब स्पेशल केस है। ठीक है, मतलब सबको तो नहीं, एक ही चक्की में आटा और एक ही दाल और एक ही में गेहूं और मकई सब एक साथ नहीं पीस सकते थे ना, इसलिए कुछ हाँ अलग अलग करके भेजा, तो कुछ स्पेशल केस निकाल दिया है, सबको 15 1 2 3 का झोसा देंगे तो सब एकदम मजा में रहेगा। अच्छा ये है, ठीक है, तो उस लोगों ने स्पेशल बता दिया। आपका घर पे, आपका दुकान पे आ गया, आपने एक्सचेंज ऑफर निकाल दिया, आपके दुकान पे कोई आपका पुराना नोन आ गया, ठीक है, फिर आपने कोई एजेंट को भेज दिया तो उसका फिर तीसरा क्या बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी चांस टू विन बेटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग ऑफ इन अ क्लब। हॉर्स रेस कर रहा है, लॉटरी डाल रहा है, ये सब जो भी करेगा वो इस रूल में आएगा। अगर दो बोला लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है तो क्या होगा, लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, 100 into 118 of the face value of the ticket or 100 by 128 of the price notified by official gazette whichever is higher। क्या होता है ना कि लॉटरी निकलता है, सोचो आसाम गवर्नमेंट ने एक लॉटरी निकलवाया है, ठीक है, मुझे नहीं पता कब निकलवाता है क्यों निकलवाता है, सोचो निकलवाया है, ठीक है, लॉटरी का दाम एक ठो लॉटरी का दाम है, फेस वैल्यू लॉटरी के ऊपर लिखा है कि 1 लाख का लॉटरी है, ठीक है, लेकिन इसको लेने के लिए सब कोई पागल है, ठीक है, इसको लेने के लिए सब कोई पागल है, तब बोला गवर्नमेंट बोल रही है यार ये तो बहुत जन पागल है इसको लेने के लिए, तो एक तो नोटिफिकेशन निकाली, बोले 1 लाख, ये जो लॉटरी दिख रहा है ना वो उसका लॉटरी का दाम है 1.5 लाख रुपया। सर 1 लाख, अरे बोल दिया ना 1.5 लाख का में बिकेगा, मेरा मर्जी, क्यों आप लेंगे कि नहीं लेंगे, आपका मर्जी। अरे आप यही सोचो ना, अब मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी देखने हॉल में गए, टिकट नहीं मिला, ब्लैक में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना ब्लैक में, कि नहीं लिया कभी, नहीं लिया कभी, मैं तो ब्लैक में बेच देता था। हम लोग लिए नहीं है, प्रॉब्लम है यही तो प्रैक्टिकली हम नहीं किए, क्योंकि आजकल का जमाना में क्या है ना कि आप आइनॉक्स वो आ गया ना, क्या बुक माई शो आ गया ना, हम लोग टाइम में बुक माई शो था नहीं, कोई प्लीज जज मत करना भाई कि हम लोग कितना पुराना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग टाइम में मतलब कि जब मैं क्लास हो सकता 10 में हो 3 4
क्लास 10 9 में सब कुछ नहीं था, जाके खरीदना पड़ता था काउंटर से। और अगर अच्छी मूवी है तो स्टार्टिंग में ही जाके खरीदना पड़ता, नहीं तो बिक जाएगी सब। अब जो स्टार्टिंग में जाके खरीदा 35 रुपये का टिकट, 35 रुपये का टिकट खरीदा, इतना ही है, 35 40 से ज़्यादा नहीं। अब पता चला कि आएंगे, ठीक है, फ्राइडे को संडे का शो है, मैंने फ्राइडे को ही खरीद लिया जाके एडवांस में 35 रुपये में। संडे को आया मूवी देखने तो पता चला कि हाउसफुल है और सब कोई अपने फैमिली के संग आए हैं देखने के लिए मूवी। इन दैट केस मैंने क्या किया ना, उसको 100 रुपीज़ में बेच दिया। प्रॉफिट है कि नहीं? तो सर फेस वैल्यू कितना था टिकट पे? 35, लेकिन मैंने बेच दिया ना 100 पे। तो गवर्नमेंट बोली ऐसी है कि आपका लॉटरी का फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम लोग का तो खुद का सेल है ना, उसका गवर्नमेंट निकालेगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट में निकालेगी कि ये लॉटरी का इतना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितना है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ऐसे करो कि 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128 और 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128, इन दोनों में से जो हायर रहेगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ रहा समझ में? कौन हायर रहेगा? आपको क्या लग रहा है कौन हायर रहेगा इन दोनों में से? ऊपर वाला हायर रहेगा, नीचे वाला हायर रहेगा? क्या कर रही हैं? कौन हायर रहेगा भाई? अरे भाई जो 100 है ज्यादा दाम है वही हायर रहेगा ना, नीचे वाला आपको ये कहाँ से दिख रहा है हायर रहेगा? समझ में आ रहा है? अब पढ़ो। लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट 100 by 128 of the face value of the ticket or 100 by 128 of the price notified by state official gazette by organization state whichever is higher। इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसका फिर वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? ओके। ये जो फाइनल चल रहा था अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का, एक मीम्स आया था, उसमें लड़की बोलती है, एक लड़की थी मीम्स में बोलती है विराट कोहली नहीं खेल रहा है क्या? हाँ देखा था ना, विराट कोहली नहीं खेल रहा है क्या? तो उसका हस्बैंड बोलता है विराट कोहली चाहिए अब। हाँ तब तो तुमको सचिन तेंदुलकर भी बोलोगे खेल नहीं खेल रहा है। उसका बेटा उसका बेटा का शादी है ना, वो कैसे खेल सकता है अभी? ठीक है चलो, ये तो समझ में आया। एक्शनेबल क्लेम मतलब इन फॉर्म ऑफ, पहले बता एक्शनेबल क्लेम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन क्या है, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स गेमिंग ये सब नहीं है, ये सब अंडर विद इन जीएसटी। तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड टू टोटलाइजर। आपने जितना बेट निकाला है, बेट किया है, गैम्बलिंग में जितना बेट किया है, जितना वैल्यू का बेट किया है, दैट का 100% ऑफ द फेस वैल्यू वो आपका वैल्यू रहेगा। और अमाउंट पेड टू टोटलाइजर, टोटलाइजर मतलब क्या होता है? टोटलाइजर बेसिकली किस में यूज होता है? आपका हॉर्स रेसिंग में यूज होता है। और जो आपका इस घोड़े पे पैसा लगाना है ना, वो कहाँ से लगता है? टोटलाइजर के थ्रू लगता है। वहाँ पे एक आदमी रहता है, उसको बोलना पड़ता है इस घोड़े पे लगाना है, उसको बोलता है अमाउंट पेड टू टोटलाइजर। जो बंदे को जितना पेमेंट किया दैट विल बी योर द, हाँ सिर्फ हॉर्स के लिए होता है वहाँ पे। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्टेट गवर्नमेंट विच कंडक्ट्स द लॉटरी विद इन द, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का बात कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं।
स्टेट में ही लगेगा। सेंटर कहाँ से हो सकता है? आप समझो घोड़ा दौड़ते दौड़ते मध्य प्रदेश से कर्नाटक थोड़ी ना जाएगा, तो मध्य प्रदेश में ही थोड़ा दौड़ेगा और लॉटरी निकलेगा। तो मैंने तो बता दिया तुम्हें, स्टेट गवर्नमेंट का लॉटरी होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉटरी नहीं निकालती। लॉटरी का जो टैक्स है ना स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही निकालती है। क्लियर है सर? 31B, वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। आज की जेनजी वाले के जनरेशन के लिए जो मैं पापा रुको ना गेम खेल रहा हूँ, है कि नहीं? उसमें बेटा जीत गया तो टैक्स ले लेगा, अब बेटा हार गया तो न्यूज़ बन जाएगा। कितने घर वाले का कमाई 50,000 रुपया गवा दिया इस बच्चे ने, आता है न्यूज़। जीत गया तो चुपके से रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, उस पर आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा। अच्छा रूल 31B देखा क्या आपने? ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्या है आपका ऑनलाइन गेमिंग का बात? टोटल अमाउंट पेड और पेबल और डिपॉजिटेड विद इन द सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और वर्थ मनी इंक्लूडिंग डिजिटल एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर। आपने जो गेम खेल रहे हैं ना, उसका गेम खेलने से पहले तो पैसा जमा देना पड़ता है ना। आपने जितना जमा दिया है उतना विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब क्या है कि मैडम गेम खिलवाती है, ठीक है, अब बोली कि इस गेम खेलने के लिए आपको 2 लाख रुपया जमा देना पड़ेगा, ठीक है, 2 लाख रुपया जमा देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया जो जमा देंगे तो वो 2 लाख का जितना जीएसटी आएगा ना, वो उतना मैडम को जीएसटी डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, हमको नहीं देना पड़ेगा, मैडम को देना पड़ेगा। मैडम गेम खिलवा रही है, सप्लायर कौन है? मैडम है, मैं तो रिसिपेंट हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर बात किया था टोटलाइजर का, जीएसटी कौन देगा? जो बेट लगा रहा है वो देगा गवर्नमेंट को, जो जिसके पास पैसा आ रहा है वो देगा। जो बेट लगा रहा है वो तो टोटलाइजर को पैसा देके चला गया, ठीक है, लेकिन जो पैसा ले रहा है सबसे वो तो जीएसटी डिपार्टमेंट को देगा ना, वो तो सप्लायर ऑफ सर्विस है। अरे यस, गवर्नमेंट देगा लॉटरी में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देगा। क्लियर है? बोला कि जितना भी डिपॉजिट पेबल और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बोला है उतना, एनी कोई भी अमाउंट अगर रिफंड कर देगा कौन? एनी अमाउंट रिटर्न रिफंड टू द प्लेयर, घुमा दिया, रिफंड कर दिया, नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड, यूज नहीं कर रहा है, तो इन दैट में शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सप्लायर और गेम। मतलब कि जब कोई भी पैसा रिफंड कर दे, जैसे मैंने मैडम को बोला कि मैडम को बोला कि ये लो 2 लाख रुपया, मैं जीत नहीं पाया। मैडम ने क्या किया ना, ठीक है 2 लाख रुपया जीत नहीं है, आपको तो अब घर जाने का मन नहीं कर रहा होगा, मैडम ने 10,000 रुपया दे दिया, जाइए अपना घर जाइए, अगले बार फिर आइएगा। इन दैट केस वो 10,000 रुपया जो घुमा दिया ना मैडम ने मुझे, वो डिडक्ट नहीं होगा, आपको जीएसटी पूरा 2 लाख का 2 लाख पे देना पड़ेगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? कसीनो का केस में क्या आएगा? देखो ये क्या ना, ये आपको क्या लगता है, ये इस पे थ्योरी पूछेगा नहीं कभी, इस पे संशय हो सकता है थोड़ा बहुत, छोटा बहुत आपको बोल देगा, आपको इस जैसे कि ये है, इसके केस में बोल देगा टोटल प्राइस ये है, गैजेटेड प्राइस ये है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। एमसीक्यू में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, 20/100/128, तो उसके बाद ये 100/118, समझ में आ रहा है ना, हायर लोअर, ठीक है। तो इन दैट केस आपको इसको याद रखना पड़ेगा उस जगह पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन कसिनो, कसिनो में कैसे होगा? यहाँ तो मैंने आपको लॉटरी में बोल दिया, यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेस में बोल दिया, या ऑनलाइन गेमिंग में बोल दिया, कैसीनो गए, गोवा का कैसीनो गए, ठीक है। इन दैट केस वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे मानेंगे?
टोटल अमाउंट पेड और पेएबल ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, जितना पे फॉर परचेज अ टोकन, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेटिंग द इंटरेस्ट। अभी क्या होता है ना, कसिनो में क्या होता है ना, आपको पैसा है आपके पास, इतना तो मूवी देखा है ना, वहाँ पे टोकन लेना पड़ता है, कॉइन्स लेना पड़ता है जो यूज करते हैं। हम भी नहीं गए कभी, लेकिन देखे हैं, ठीक है। तो वो बोला जितना का आप टोकन लिया है, चिप्स लिया है जो कसिनो में यूज होगा वो, ठीक है, और जितना का या फिर जिसमें टोकन नहीं है, जितना का इवेंट वो में वो पार्टिसिपेंट किया है, ठीक है, जहाँ पे चिप्स टोकन नहीं है, सोचो छोटा मोटा कसिनो जिसमें बोलता है कि आप पैसे ही लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो पैसा अगर लगाया होगा तो कितना पैसा लगाया है, वो सारा का सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर वही वाला मैडम 10,000 वाला केस है तो डिडक्ट होगा? नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होने वाला। कुछ भी पैसा रिटर्न कर दो उसको तो वो डिडक्ट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी मैं गया कसिनो में अगर 10 लाख का चिप ले लिया, ठीक है, अभी क्या हुआ 10 लाख का चिप ले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 10 लाख। अब मेरा वहां से फोन आया पापा का, कहाँ है, बोले यही तो मंदिर के बाहर से निकल रहा हूँ। हाँ जल्दी जल्दी घर पे आओ, खाना खाने का टाइम हो गया, 9:30 बजे, अब तक घर पे भी घुसता है। मैंने क्या किया ना, जब देखा तो 10 लाख का शिफ्ट किया था तो 8 ही लाख, 2 लाख रिटर्न कर दिया, तो 2 लाख वहां से लेस नहीं होगा, ठीक है। कहानी की तरह लग रहा है ना आपको सुनने में? हाँ ओके, ये लास्ट पेज है। जो लोग करेंसी बेचते हैं, करेंसी मतलब सर फॉरेन करेंसी, पैसा लेके जाओ, डॉलर लेके आओ, येन लेके आओ, यूरो लेके आओ, पार्ट लेके आओ, ठीक है। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो डील करते हैं करोड़ों में, लेकिन करोड़ों के बदले पैसा भी तो करोड़ा आ जाता है ना, समझ में आ रहा है? करोड़ों में पैसा भी आ जाता है, तो उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोला उसको 2 मेथड दिया मैंने, मेथड 1, मेथड 2, आप चेक, आप देख लो आपका कहाँ पे फॉल कर रहा है, क्लियर है? आपका कहाँ पे फॉल कर रहा है। मेथड 1, बाइंग रेट और सेलिंग रेट वैल्यू इक्वल टू बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेट इनटू टोटल करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी। मतलब बोला है कि आपका आपने डॉलर बेचा है ना, कितना का बेचा है सर? डॉलर बेचा है मैंने 100 रुपीज का, 100 रुपीज का एक डॉलर बेचा है। वो बंदा आया था मेरे पास $5,000 लेने, 5,000 डॉलर लेने आया था मेरे पास, मैंने कितना बेचा है? 100 रुपीज। अभी बोला है कि आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या है? सर आरबीआई का रेफरेंस रेट है 92 का। इन दैट केस आपका प्रॉफिट कितना होगा? 8 इंटू 5,000 कितना आ जा रहा है? 40,000, इस पे आपका 18%, मतलब ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट नहीं बोला यहाँ पे, बोला डिफरेंस बिटवीन आरबीआई रेट और बाइंग एंड सेलिंग रेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सर कितना आ रहा है इसका? 18%। $7,200। सर मैंने खरीदा भी तो था ये, आपने ये आरबीआई का रेफरेंस रेट लगा दिया, मैंने खरीदा भी तो था। कितना में खरीदा था भाई? सर मैंने 90 रुपीज में खरीदा था, ठीक है,
90 रुपये। उस टाइम आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या था? 92। आ रहा समझ में? या फिर ऐसा 92 नहीं, 95 में खरीदा था। उसमें आरबीआई का रेफरेंस रेट कितना था? 92। और मैंने खरीदा में कितना था? 90 में। इन दैट केस देखो, आरबीआई के रेफरेंस रेट से नीचे तो कोई नहीं बेचेगा ना। हाँ, ज्यादा में बेचेगा ना, कोई नीचे में क्यों बेचेगा? ठीक है। कोई बोलेगा सर आरबीआई का तो 2 रुपये, तो बोलेगा जाओ आरबीआई से ले लो। 92 में आरबीआई में मिल रहा, जाके आरबीआई, तो मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। मैं और आरबीआई सबको कभी थोड़ी ना है कि जो भी जाएगा आरबीआई से पैसा लेके चलाएगा। अरे समझ में, आरबीआई सबको अलाउ नहीं करता है यहाँ से लेके, वो तो आरबीआई रेफरेंस रेट निकालता है, लेकिन आरबीआई अलाउ नहीं करता है। आरबीआई किसको देगा? बैंक को ही देगा नोट। आरबीआई पब्लिक को नहीं पहचानता। आरबीआई किसको पहचानता है? बैंक को पहचानता है। ये किसको पहचानता है? कोई फॉरेन एक्सचेंजर को पहचानता है, जो डील करता है, रजिस्टर्ड जो डीलर रहते हैं उन लोग को पहचानता है। कोई पब्लिक लेने जाएगा तो नहीं। तो आरबीआई में वो रजिस्टर्ड डीलर ही तो 92 में लिया है, तो आपको 92 में कैसे दे सकता है? 95 में दिया होगा। तो 95 माइनस 92, 3 इंटू 5000 कितना आ रहा है? 15,000। इसका 18%, कैलकुलेटर कहाँ आप लोग का? 2700। ये आपका आईटीसी है। अरे समझ में क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? गरिमा दीक्षिका मिताली, ओके भाई समझा पा रहा हूँ ना मैं, लाहे लाहे चल रहा है कि नहीं? ओके सर, आप जो बोल रहे हैं ना आरबीआई ये सब है नहीं है मेरे पास। क्यों? कि सर मैं जो करेंसी बेच रहा हूँ ना वो युगांडा में चल रहा है। युगांडा में, हाँ। और आरबीआई के पास तो 197 कंट्री का रेफरेंस रेट नहीं मिलेगा। उसके बाद तो मेजर कंट्री का मिलेगा ना। चाइना का है, युआन है, डॉलर है, यूरो है। युगांडा में कुछ चलता होगा, वहाँ का नहीं मिल रहा है। और ठीक है, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है क्या? बोला नहीं। ठीक है, कितना वैल्यू तो मैं बेचा है? सर 1 लाख रुपए में मैंने, वो जो बंदा दिया है ना मुझे, वो 1 लाख रुपया में दिया है। तो उसका कितना? 1%। आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1%। 1% कितना आ रहा है? ये 1000 रुपये। उस पर कितना परसेंट? 18% का जीएसटी। क्लियर है? अगर रेफरेंस रेट नहीं है तो 1%। If currency exchange rate are not within INR value lesser of 2 amount that have been received or converted into RBI rate, मतलब सर आप ये HDFC बैंक है, ये तो फॉरेन करेंसी होगा ना इसके पास। आप तो बोल रहे हैं कि सर यूएस का डॉलर और INR कोई आया, तो आप कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? या फिर INR से यूएस का डॉलर अगर ले आया तो क्या निकलेगा? अब आप बताओ, वो बंदा जो आया है ना वो यूएस टू जापानी येन लेना चाहता है। अब बताओ, 2 डिफरेंट करेंसी, 2 डिफरेंट, मैं समझ में आ रहा है। वो यूएस टू आईएनआर, आईएनआर टू यूएस नहीं है, वो है ही नहीं। जापान टू यूएस है या यूएस टू जापान, मतलब फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी है। तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। आप सोच लो कि यूएस आईएनआर कितना होगा, और आप ये देख लो जापानीज तो आईएनआर कितना होगा। ठीक है, इन दोनों में से लेसर ले लो, दैट्स विल बी द वैल्यू। ये तो निकल सकता है ना,
ये मैंने ऐसे ही निकलेगा ना, जैसे मैंने बताया था 1% करके नहीं निकलेगा। और ये आईएनआर कैसे निकालेंगे, यूएस टू आईएनआर कैसे निकालेंगे, यूएस का फिर आरबीआई रेफरेंस रेट निकालेंगे, इसका भी आरबीआई रेफरेंस रेट निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आके वैल्यू ऑफ सप्लाई इसका भी आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इसका भी आएगा, इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास ये आईएनआर का जो फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, ओके ठीक है। सर क्या कर रहे हैं आरबीआई फॉरबीआई, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये हम वो 9 बजे पाओ ये आरबीआई फॉरबीआई का बात करें, कुछ और गलत है, दूसरा मेथड ले लो। 2 मेथड लिया ना, ये तो मैंने दिया पढ़े लिखा वाले को, तुम हो क्लास 5th पास, थोड़ा तुमसे तो होने वाला नहीं है, हमको भी पगलाएगा, तुम भी पगले पागल होगा, क्या करे नहीं करे। तो बोला कि ठीक है कुछ मत करो, करेंसी अप टू ₹1 लाख तुम देना 1% या 250 हायर। मतलब क्या हुआ, आपने जो एक्सचेंज किया है कितना का एक्सचेंज किया है सर, 1,02,000 रुपया का एक्सचेंज किया है, तो इसको 2 भाग में बांटो, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख, उसका 1% कितना आ रहा है, 1 लाख का 1% 1,000 और 250 विच एवर इज हायर, मतलब कि ये ठीक है, और बाकी का 2,000 ठीक है, 2,000 में क्या बोला, 1,000 प्लस 0.5% ऑफ 2,000 कितना आ रहा है, नहीं ये 1,000 तो हो गया, 0.5% कितना आ रहा है, 2,000 इंटू 0.5 2,000 10 रुपया, हाँ 10 रुपया, तो क्या आ रहा है 1,000 प्लस 10 दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आएगा 1,000, यही तो मैक्सिमम आएगा ना 1,000, ठीक है, वही बोला ये आप 1,000 प्लस 0.5। अब यहाँ पे कहाँ से 1 लाख 1 से 10 लाख, कितने इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है डिफरेंस, 1 लाख से 10 लाख कितना आ रहा है, 9 लाख, 9 लाख का 0.5% कितना हो रहा है, 4,500 ये वाला आ रहा है, प्लस 5,000 1,000 5,500, तो ये ज्यादा रहेगा तो 5,500 प्लस समझ में आ रहा है, मतलब कि सर आपका अगर सोचो 30 लाख का ट्रांजैक्शन है तो कितना होगा, तो 30 लाख का 0.1% कितना हो रहा है, 0.1% नहीं होगा, कितना 30 लाख का 0.1%, 30 लाख बोला ना, 0.1% ये रहा 3,000 प्लस ये जो 5,500, ये कहाँ से आया पता है 5,500, ये ऊपर से आ रहा है, कितना आ जाएगा 8,500, ये था आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसा कर लो, टेबल दे दिया मैंने आपको, आ रहा समझ में। बोला कि ये सब जो कर रहा है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा हो गया आपका, मतलब ये अगर सोचो 68,500 हो गया तो मैक्सिमम आपका 60,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, ज्यादा नहीं होगा। आ रहा है समझ में, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है। ओके तो सर ये वाला फिगर कहाँ से आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, 250 ये तो आ गया, फिर ये इन दोनों को जोड़े हैं तो ये आ गया, सॉरी ये वाला 1% ये आ गया,
फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हो सकता है एमसीक्यू में देगा आपको। ठीक है सर, जो एजेंट है वो क्या करेगा, मतलब सर आप एक बात बताओ, मेरा एजेंट है कौन, फ्लाइट टिकट बुक करता है या ट्रेन टिकट बुक करता है। एक फ्लाइट टिकट का दाम 10,000 रुपये है, एक फ्लाइट टिकट का दाम 10,000 रुपये है, वो बुक कर दिया। अब वो जो बिल देगा मुझे, जो बिल देगा उसमें से दो कंपोनेंट होगा, एक 10,000 रुपया हमसे मांगेगा, भाई फ्लाइट का मुझे पैसा दे दो जो मैंने बुक किया। कौन मांगेगा, एजेंट। फिर मेरा सर्विस का पैसा मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा, कि मैंने आपका बिहाफ में बुक किया, मैंने आपको सर्विस दिया, उसका पैसा दो, कमीशन दो। तो बोला वो जो कमीशन है, वो जो कमीशन है वो कितना होगा, कमीशन जितना पे होगा, लेकिन आपका टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। बोला कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे 5% ऑफ द बेसिक फेयर फॉर डोमेस्टिक और 10% फॉर इंटरनल। मतलब कि आपका याद रखना, बेसिक फेयर के ऊपर बात कर रहा है। बेसिक फेयर मतलब कि आप अगर फ्लाइट का टिकट देखोगे ना, तो उसमें क्या रहेगा, क्या क्या चीज रहता है, बेसिक फेयर रहता है, दूसरा एयरपोर्ट का टैक्स रहता है, फिर अदर चार्जेस भी रहता है। आ रहा समझ में, वैसे करके बहुत सारा चीज ऐड करके होता है, लेकिन उस सारा चीज को ऐड नहीं करने बोला, वो क्या बोला, सिर्फ 5% ऑफ द बेसिक है। ये कैसे पता चले, एग्जाम में देगा आप क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में पूछने का मन है एग्जामिनर को, तो ये आपको बेसिक फेयर दे देगा, सब पूरा दे देगा, बेसिक फेयर इतना, टैक्स इतना, ये इतना है ना, सबको लगेगा, सबको जोड़ के 5%। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू जीएसटी किस पे लगता है, एकदम लास्ट वैल्यू पे, इंक्लूड सब ऑल टैक्स, इंक्लूड ऑल टैक्स एक्सेप्ट जीएसटी, पढ़ा था अभी किसमें, सेक्शन 15(2) में। तो आपने आप जोड़ देंगे सबको, पे 5% लगा देंगे। तो बोला ऐसा नहीं, वो सब नॉर्मल केस में, लेकिन ये स्पेशल केस है किसके, ट्रैवल एजेंट के लिए। उसने बोला सिर्फ बेसिक फेयर ही लगेगा, उसका 5%, that will be the value of supply. Clear है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, किसी का लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है तो कैसे होगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या, इंश्योरेंस कंपनी है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस करवा दी है, कितना अमाउंट पे टैक्स लेगी, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, मेरा इंश्योरेंस करवा दी है, ठीक है, 5 लाख रुपया सम एश्योर्ड, तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ना, कैसे लेगी। बोल रही है कि अगर इफ अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट एज इंटीमेटेड, ग्रॉस प्रीमियम लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया है कि ये मेरा प्रीमियम है, इसमें इतना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देना, 100 रुपया मैंने आपको दे, 1 लाख रुपया मैंने आपको दिया है, बोला कि 70,000 रुपया इन्वेस्ट कर देना, तो इंश्योरेंस का कितना होगा, 30,000, बाकी तो 70,000 इन्वेस्टमेंट है ना। तो बोला है कि अगर इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट एज इंटीमेटेड, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा दे रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है और इंश्योरेंस भी करती है, तो मुझे टैक्स लेना किस पे, इंश्योरेंस पे। तो जो आपका ग्रॉस प्रीमियम आएगा उसमें आपका इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हटा दो, ठीक है। तो सर ये कैसे पता चलेगा, एग्जाम में दिया रहेगा भाई, सब कुछ दिया रहेगा, आपको सिर्फ ये प्रोविजन याद रखना पड़ेगा कि जो इंश्योरेंस है उसका लेस करना है इन्वेस्टमेंट, और उस पर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। एन्युटी प्रीमियम होता है, एन्युटी प्रीमियम मतलब एनुअली नहीं, एन्युटी है। एन्युटी प्रीमियम मतलब बोल रहा है, कह रहा है कि हाँ एनुअली बोल सकते हैं कि एक साल में एक ही इंश्योरेंस, एक ही प्रीमियम रहेगा। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी वेयर अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा पता नहीं है, तो 10% ऑफ द प्रीमियम, जितना प्रीमियम है वो 10%। क्लियर है सर, मतलब बोलना चाह रही है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपसे पैसा ले लिया है, ठीक है,
और वो जितना पैसा लिए है सोचो उसका 30% इन्वेस्ट कर देगी और इंटीमेटेड है, ठीक है, इंटीमेटेड है। इन दैट केस 70% के ऊपर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। इन्वेस्ट कर दिए उसका हटा देना। अगर बोले कि अगर इंटीमेटेड नहीं है कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जितना भी पैसा लिया है उसका 10%, ठीक है। और कोई भी अदर केसेस में सिंगल प्रीमियम का बात हो रहा था, कोई भी अदर केसेस में क्या बोला 25% इन फर्स्ट ईयर और 12.5% इन सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है। पॉलिसी ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर, अगर रिस्क के लिए कवर की है पॉलिसी, इन दैट केस एंटायर प्रीमियम पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ समझ में? सर सेकेंड हैंड गुड्स कबाड़ी वाले का बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड हैंड ये लास्ट है, रूल 32 बस खत्म है। सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स और सेल करता है, ठीक है। मतलब सर सेकेंड हैंड स्कूटी लिया, सेकेंड हैंड में बेच दिया थोड़ा रिनोवेट करके, हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है। इन दैट केस क्या वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, जो जितना भी आपने सेल किया है, जैसे 1 लाख का गाड़ी था, सॉरी 1 लाख का गाड़ी कहाँ था, सोचो 5 लाख का गाड़ी था मार्केट में, आपने सेकेंड हैंड में ले लिया 3 लाख रुपया में, सेकेंड हैंड में लिया 3 लाख रुपया में और उसको 3.5 लाख में बेच दिया। इन दैट केस योर वैल्यू सप्लाई विल बी 50,000। अर्निंग वाज वैल्यू सप्लाई। दूसरा नहीं, अच्छा ये सोचो आपने 3 लाख में खरीदा, 20,000 रुपया आपने उसमें रिनोवेशन किया, मतलब कि रिपेयर मेंटेनेंस करवा दिया और 3.5 लाख में बेच दिया। इन दैट केस वैल्यू सप्लाई विल बी 50,000। हाँ मतलब रिन्यूअल का आपका पैसा घटेगा नहीं। मैंने अब क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बस आपने कितना में खरीदा और कितना में बेचा, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? हाँ जो आपने 20,000 का खर्चा किया रहेगा 20,000 का खर्चा करें, उस पर आईटीसी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, आपने अगर 3 लाख में खरीदा, 10 लाख का गाड़ी 3 लाख में खरीदा है और 2 लाख में बेच दिया, इन दैट केस योर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 0। कैसे होगा 1 लाख भाई, और 2 लाख में बेचा तो 0 हो जाए, आपने लॉस में बेचा ना, ठीक है। तो मैंने बोला कि इग्नोर इफ वैल्यू इज नेगेटिव, तो आपका वैल्यू सप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है। परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेटेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोवर, परचेज प्राइस माइनस 5%। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हायर परचेज में गाड़ी लिया, ठीक है, एकदम मस्त थार ले लिए, ठीक है, हायर परचेज में। हायर परचेज मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में 60 इंस्टॉलमेंट देंगे, 60 मान के 10 इंस्टॉलमेंट के बाद ही नहीं दे रहा है वो, तो क्या करेगा, वो वापस रिपोज कर देगा, और फिर वापस रिपोज करके क्या करेगा, कंपनी किसी और को बेचेंगे। इन दैट केस उस जगह उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, ठीक है, उस जगह उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा। बोला कि जितना भी परचेस प्राइस था, किसका परचेस प्राइस, थार का, उसमें से माइनस करना है क्या, 5% पर क्वार्टर देयर ऑफ। मतलब क्या हुआ कि सर अगर परचेस प्राइस 10 लाख है, सोचो थार इतना कम में नहीं आता भाई, सोचना मत, ठीक है, ये आपका परचेस प्राइस है, ठीक है। तो आप माइनस करना क्या, 5% पर क्वार्टर। 5% किसका, 10 लाख का। आपने सोचो 1.5 साल बाद इसको रिपोजेस किया है, कितना क्वार्टर हो गया, 5 क्वार्टर, 6 क्वार्टर, 1.5 साल बाद रिपोज किया है, ठीक है, कितना हो गया, 6 क्वार्टर। तो 6 क्वार्टर इंटू 5%,
इसका 5% कितना हो रहा है? 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5% कितना हो रहा है? 50,000 इंटू 6 कितना आ रहा है? 3 लाख आप लेस कर देना, कितना आ जा रहा है? 7 लाख विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। हम मान लेंगे इतना कम हो गया आपका, इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई बोला नोटिफाइड सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन वैल्यू इक्वल टू निल इफ आईटीसी इज अवेलेबल, ये तो आपको बता दिया। प्योर एजेंट रूल 33 रूल प्योर एजेंट क्या बोलता है? सर आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं आप, और क्या हो गई है? कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, ठीक है। अब आपका काम क्या है? प्रैक्टिस कर रही हैं आप, जॉब नहीं कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसका फॉर्म फिलअप? एक कंपनी का एक फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप किया, आपने बोल दिया कंपनी को कि मैं 1 लाख रुपया लूंगी टुवर्ड्स माय प्रोफेशनल फीस फॉर फाइलिंग दिस फॉर्म, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप हो गया, मालूम चाहिए जब फॉर्म फिलअप करने गया उसमें पैसा लगता है, फ्री में फॉर्म फिलअप नहीं होता है, पैसा लगता है। तो वो आपने और आपके क्लाइंट ने एग्रीमेंट बना लिया कि जो पैसा लगेगा आप दे देना, मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। आ रहा समझ में? रिटर्न कर दूंगा आपको पैसा। तो पैसा तो शुरू में आपने अपने बैंक अकाउंट से दे दिया, हाँ। फिर क्या करेंगे? आप उसको बिल भेजेंगे फॉर्म फिलअप होने के बाद। 1 लाख रुपया प्रोफेशनल फीस है ना, और एक्सपेंसेस कितना? सोचो 1000 रुपया, 1000 रुपया फॉर्म का फीस है। अब बताओ वैल्यू ऑफ सर्विस कितना होगा? 1 लाख या 1,01,000? आ रहा समझ में? क्या होगा वैल्यू ऑफ सर्विस? आंसर इज 1 लाख। क्लियर है? आंसर इज 1 लाख। लेकिन आप पहला बात क्यों 1 लाख? क्योंकि आपने यहाँ पर एक्ट किया एज अ प्योर एजेंट, एजेंट का काम किया आपने। क्या एजेंट? प्योर एजेंट कि भरना उनको था, मैंने सिर्फ हेल्प किया बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल फीस, ठीक है। मेरा उसमें कुछ एड ऑन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपया लेके मैं 3000 से ले लाऊं एक्स्ट्रा, मेरा प्रति 2000, ऐसा कुछ अगर रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फीस जो प्योर एजेंट के बीच में, हम दोनों के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, in that case that will be not added, excluded from the value of service, pure agent service, ठीक है। कोई घर पर नहीं पढ़ रहा है ना तो एकदम याद नहीं आने वाला, ठीक है। ओके सर, आप गुड्स या सर्विस, आप गुड्स या सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? गुड्स या सर्विस। तो आप जो सर्विस या गुड्स देंगे, बाहर वाला जो आपको भेज रहा है, यूएस से आप ले रहे हैं, तो वो तो डॉलर में देगा। 1 लाख डॉलर ऐसे लिखिएगा अपने इनवॉइस में, क्योंकि इनवॉइस तो वहां से आ रहा है ना, इंडिया का तो इनवॉइस नहीं है। तो सर इसको आप कन्वर्ट करेंगे, आपको जीएसटी 1 लाख पे डॉलर पे देना है कि उसका इंडियन पोर्शन पे देना है? इंडियन पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको रेट चाहिए होगा, तो कौन सा रेट लेंगे? तो बोला है कि सर आपका अगर गुड्स है तो आपका कस्टम का रेट लेना पड़ेगा, कस्टम जो मेंटेन कर रहा है वो लेना पड़ेगा। और आप सर्विस है तो आप जीएपी ले सकते हैं, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेड। बेसिकली सबको आरबीआई रेफरेंस रेट लेता है फॉर सर्विस, लेकिन आरबीआई रेफरेंस रेट बोल नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं जनरली। लॉ में क्या लिखा है? गैप। क्लियर है? सर आपका कोई अगर सर्विस है जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जैसे
सर मैं आपको कोई सर्विस दिया और आपसे आपको बिल दे दिया 5,000 रुपया, आपको कोई सर्विस दिया और बिल दे दिया 5,000 रुपया, लो आ रहा समझ में? इन दैट केस पता चला डिपार्टमेंट आया दिखा रहे इसमें जीएसटी नहीं दिख रहा है मैडम, जीएसटी नहीं दिख रहा है मैडम, मतलब 5,000 में जीएसटी नहीं है, तो डिपार्टमेंट क्या सोचेगा दैट 5,000 इंक्लूड्स जीएसटी, तो वो कैसे निकालेगा, इसमें जीएसटी कैसे निकालेगा? तो सर वो देखेगा आपने जो सर्विस दिया है उसका रेट क्या है, पता चलेगा 18%, आपको 18% लगाना था, तो मानेंगे कि ये इंक्लूसिव ऑफ 18% है, तो रहेगा 5,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 कितना आ रहा है? 762.71, ये जीएसटी हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा 5,118 इंटू 100 क्या आ रहा है? ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आया है, समझ में आ रहा है? क्लियर? वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 35 तक खत्म। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल्स मैंने भेज दिया शीट, ये वीक में कराऊंगा क्लास, ये भी करेंगे, मैं भी नेक्स्ट वीक में कुछ दिन नहीं रहूँगा, ठीक है? थैंक यू। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है आपको? लंबा हो गया क्लास आज, चलेगा ना? हाँ मेरा भी यही है, ठीक है, चलो थैंक यू।